नमस्कार बच्चों, भाई क्या हाल चाल है। तो अभी तक के लेक्चर्स में आप लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, नॉमेनक्लेचर और कुछ सवालों को ऑर्गेनिक के देख लिया। आज हम बात कर रहे हैं उसी से आगे की दास्तान। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, और इसके साथ साथ ऐसी क्या रीजन है रिएक्शन किस तरह से मूव होंगी केमिकल रिएक्शंस की तरफ जाते हुए। थोड़ा सा वक्त देके बैठो इस लेक्चर के साथ। आइए शुरू करते हैं, और शुरुआत में अब तक जो पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिवीजन। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। एल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स गिव्स एल्काइल आयोडाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ। कुछ रिएक्शन याद आई? हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, यस। बट मैंने पूछा है NaI इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एसीटोन, कोल्ड एसीटोन, ड्राई एसीटोन, नन ऑफ दीज। एसीटोन तो हम सबको ध्यान में आ रहा है, हम ये अपनी नॉलेज से जानते भी हैं कि ये जो रिएक्शन है ये SN2 टाइप की रिएक्शन है, यानी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। अब सवाल यहां पर यह उलझाया गया कि भाई मॉइस्ट चाहिए, कोल्ड चाहिए या ड्राई चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ड्राई एसीटोन, ठीक है, भूल ना जाना। आपके एग्जाम में इस तरह के MCQs बन सकते हैं। चलिए अगला देखिए। CaCl, AgF, CS3F and AgCl. This reaction is known as Finkelstein, Schwarz, halogenation, both A and B. हम सब जानते हैं NaI एसीटोन वाली वहां पर हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन है, और ये स्वार्ट्स रिएक्शन है फ्लोरीन वाली। Finkelstein reaction is used to get alkyl chloride, alkyl bromide, alkyl iodide, none of these. Simply, we know that Finkelstein reaction is used to obtain alkyl iodide. So now we'll move towards methods of preparation of haloarenes. पहले मैं आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स बड़े ध्यान से समझते चले जाना, पूरी डिटेल में समझाता हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये चीज बैठ जाए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें बेंजीन हमारे पास है, चीजें समझते जाना। अब मैं जिस मेथड से समझा रहा हूं, सबसे पहले अगर आप एक चीज समझो, यहां पर मैंने डाल दिया Cl2 और यहां मैंने यूज कर लिया लेट्स से H न्यू। क्या कोई रिएक्शन हो सकती है? देखो बच्चों, बेंजीन पे खुद सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और हर कार्बन डबल बॉन्डेड है, जिसकी वजह से वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहां पर जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने की चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं बेंजीन पे, क्योंकि खुद वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो वो इन सब रिएक्शंस को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया या फ्री रेडिकल, डायरेक्ट फ्री रेडिकल यानी डायरेक्ट हैलोजनेशन हो गया, इसको मना करता है। नहीं भाई, ये हम नहीं करना चाहेंगे। अगर आप फिर भी कंडीशन देकर हीट करके करना भी चाहें और आप ऐसे करना चाहें तो यहां पर आपको BHC मिल जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोरो जो स्ट्रक्चर है, और साइक्लोहेक्सा, मतलब बेसिकली साइक्लोहेक्सेन है ना। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन यहां पर बन जाता है, जो कि एक्चुअली इसका एक, हम देखा जाए तो ये किसका स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम बोलते हैं BHC। पर दोस्तों, अगर मुझे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर हम चलेंगे, हम जानते हैं इस रिएक्शन के विषय में, नहीं भी जानते तो मैं आपको समझाता हूं। पहले आप ये लिख लीजिए, देखो हो क्या रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा, अब बड़े ध्यान से सुनना, जो हमारे बेंजीन भाई साहब हैं उन पे ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है।
यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घनघोर है, बहुत ज्यादा है। अब समस्या यह है दोस्तों कि अगर मुझे बेंजीन पर कोई भी रिएक्शन करानी है तो मेरे लिए एक बहुत आसान प्रोसेस है कि यहां पर लगे हुए हैं 6 मैं इस H प्लस को रिप्लेस करा सकता हूं। तो H प्लस को रिप्लेस करने के लिए, प्लस वाली चीज, स्पीशीज को रिप्लेस करने के लिए मुझे कोई प्लस वाली चीज ही चाहिए, एक ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे यहां पर बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना होगा। अगर किसी बालक को इन शब्दों में कोई दुविधा है कि क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल और क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, तो आइए जरा पहले वो समझा देते हैं। देखो बेटा, फाइल माने चाहने वाला, तो न्यूक्लियन लविंग इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियन की अगर बात करता हूं तो बेसिकली मैं अगर चार्ज के लिहाज से बात कर रहा हूं तो मैं प्रोटॉन की ही बात कर रहा हूं। न्यूक्लियन यानी न्यूक्लियस के अंदर जो दो पार्टिकल हैं, यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नाउ द गेम इज, अगर न्यूक्लियन लविंग कह रहा हूं, चार्ज की बात कर रहा हूं, तो ये प्रोटॉन ही होगा। इलेक्ट्रोफाइल इज द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है तो जाहिर सी बात है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज की तरफ मतलब जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियन लविंग, प्रोटॉन लविंग जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर मैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे जाऊं तो न्यूक्लियोफाइल आर बेसिकली लुईस बेसिस एंड दीज आर लुईस एसिड्स। इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड्स। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। और ऑर्गेनिक में ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बट फिलहाल हम क्योंकि पर्टिकुलरली 12th CBSE भी फोकस कर रहे हैं इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप चाहें तो मेरे ऑलरेडी जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। साइड में मैं कुछ वीडियोस एडिशनल दे रहा हूं इन लेक्चर्स के साथ, जो कंपटीशन के लिहाज से आपको हेल्प करेंगे। डन। अब बेंजीन पे क्या करें फिर? बेंजीन पे तो H प्लस को रिप्लेस करना है। अब देखें ध्यान से, जो ये हमने अनहाइड्रस AlCl3 लिया है ना बच्चे, ये भी लुईस एसिड है। क्लास 11th में पी ब्लॉक एलिमेंट AlCl3, ये भी लुईस एसिड है। ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को बॉन्ड के साथ खींच लेगा। माइनस AlCl4 माइनस, ये निकल गया। और यहां पर जो Cl बचेगा, क्योंकि बॉन्ड तो दूसरा Cl ले गया, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ है, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। देखिए भाइयों, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है और सामने H प्लस निकल सकता है। क्लोरीन कहता है भैया हम ज्यादा परेशान हैं, हमें निकालने दो ना, हमें लग जाने दो ना इस बेंजीन की तरफ, जो कि बेंजीन जो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह बिहेव कर रहा है। बेंजीन, इसके ऊपर एक H प्लस लगा है और उसको अगर वो हटा दे और उस पर जहां Cl प्लस आ जाए, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो यहां पर Cl लगता हुआ। तो अब आप ध्यान से देखिए हुआ क्या है, Cl प्लस ने H प्लस को सब्स्टिट्यूट किया है। और अगर ऐसा हुआ है तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है। सो दिस इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर अब क्या होगा, H प्लस निकला है और एक AlCl4 माइनस था, तो AlCl4 माइनस के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये चाहता है कि अपना माइनस चार्ज खत्म करे और जो H बाहर आया है उसको Cl दे के नमस्ते करे और खुद फिर से अगली रिएक्शन के लिए आज़ाद हो जाए। ध्यान रखना, यहां पर जो अनहाइड्रस AlCl3 है ये कैरियर की तरह भी बिहेव कर रहा है। कुछ देर के लिए Cl को अपने पास रखता है और फिर उसको H प्लस को दे देता है। ठीक है, डन है। चलिए, सो वन इज दिस,
तो पहला जो तरीका हुआ हेलोरिन्स बनाने का वो ये हुआ, यानी इस तरीके से मालूम पड़ा हमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी हमारी इसी तरीके पे बेस्ड है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। अगला क्या हो सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है, अब हम करेंगे थ्रू बीडीसी। बीडीसी इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। बच्चों एक कन्वर्जन में हम यूज करेंगे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना। देखो नाइट्रेशन भी अपने आप में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। ऐसा क्यों है सर? देखो बेंजीन पे जा तो सकता है इलेक्ट्रोफाइल ही, और तो कोई जा नहीं सकता, इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाना है। अब अगर मैं एक बात समझता हूं, आइए नाइट्रेशन भी समझते हैं इसी रिएक्शन के साथ। अगर मैं सिर्फ HNO3 डालता तो NO3 माइनस तो बेंजीन पे अटैक कर नहीं सकता, ये भी माइनस वो भी माइनस, तो यानी NO3 माइनस तो बेंजीन पे अटैक करेगा नहीं। H प्लस, अब अगर H प्लस को रिप्लेस कर भी देगा तो भैया मिला क्या? H प्लस ने अगर H प्लस को रिप्लेस कर भी दिया तो मिला तो कुछ नहीं। तो क्या किया जाए, यहां पर डाल दीजिए साथ में H2SO4। H2SO4 बीइंग ए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, इसको मजबूर करेगा, क्योंकि HNO3 H2SO4 के सामने अब बेस की तरह बिहेव करेगा। ना ही कोई एसिड होता है ना ही कोई बेस होता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी ये चीज ध्यान रखो, ना ही कोई एसिड है ना ही कोई बेस है, ये डिपेंड करता है सामने वाली पार्टी क्या है। ना ही कोई स्ट्रांग है ना ही कोई वीक है, डिपेंड करता है सामने वाली पार्टी क्या है। अगर सामने वाली पार्टी स्ट्रांग है तो आप वीक, वो वीक है तो आप स्ट्रांग। H2SO4 स्ट्रांग एसिड है, OH माइनस निकालेगा HNO3 में से, तो बचेगा क्या बच्चों, NO2 प्लस। तो जो NO2 प्लस बनेगा वो फिर H प्लस को रिप्लेस करेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। इसीलिए हम एसिडिक मीडियम बनाते हैं, H2SO4 डालते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन। सो नाइट्रोबेंजीन बन गया, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। इसको फिर हमने क्या करा, रिड्यूस करा। इसको रिड्यूस करने के लिए आप H2PD डाल सकते हैं। आप आगे जाके देखेंगे कि FeHCl भी डालेंगे अमाइंस के चैप्टर के अंदर, बट फिलहाल आप H2PD भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। यहां से आपको मिलेगा एनिलीन। तो पहले तो एक कन्वर्जन आप सीख लीजिए, बेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे और नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर देंगे। जाहिर सी बात है आपको O हटाना है, H लगाना है, बस। अमोनिया में NaNO2 HCl डालिए। दरअसल ये रिएक्शन HNO2 की है। HNO2 in situ बनता है। in situ means ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसलिए मुझे NaNO2 HCl डालना पड़ता है। इन्हें डालने से बिटवीन द रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रही है तो ये HNO2 बन जाएगा। यहां पर मुझे फिर N2Cl मिलता है। मैकेनिज्म की एज सच कोई आवश्यकता है नहीं। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो जो मेरे एक्स्ट्रा वीडियोस हैं, जो मैंने आपको इसमें एडिशन दे रखे हैं, उस वीडियोस को आप देख सकते हैं, बट इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। N2Cl बनेगा, ये जो मेरा बना है बच्चे N2 प्लस और Cl माइनस, इसी को बोलते हैं BDC, दैट इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। BDC बन गया। अब BDC से दो रिएक्शन निकलेंगी। पहली रिएक्शन क्या है, अगर इसमें डालते हो Cu2Cl2 HCl तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये एक क्लास ऑफ रिएक्शन है। अगर इसमें डाल दोगे Cu2 Br2 HBr तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर डाल देंगे Cu2 CN2 HCN बन जाएगा साइनोबेंजीन। ये जो तीनों बन रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम है बड़ा प्यारा सेंडमेयर
रिएक्शन। सो ये जो BDC से बना, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। ये जो एनिलीन से BDC बना, दिस इज डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो मेरे दोस्त, एनालीन से जब ये बना तो डायएजोटाइजेशन, क्योंकि दिस इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। डायाजोनियम बन रहा है तो डायएजोटाइजेशन, और उस बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड को यूज करके आप बना रहे हैं क्या? हेलोरीन। हेलोरीन साथ में बन गया साइनोबेंजीन। ठीक है। अब एक और रिएक्शन सेकंड क्लास में, दो क्लास ऑफ रिएक्शन है। वो क्या है? ब्लैक कलर लेके मस्ती से करते हैं। इसी बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड में अगर CuHCl डाल दें, एक साहब आए मिस्टर गैटरमैन। गैटरमैन की रिएक्शन आगे भी आएगी, यहां भी आएगी गैटरमैन। उन्होंने कहा सैंडमेयर बाबू, जरूरत नहीं है CO2Cl2 के साथ डालने की, CuHCl डाल दीजिए, तब भी यही मिलेगा रे। और CuHBr डाल देते तो ब्रोमोबेंजीन। गजब। दिस इज गैटरमैन रिएक्शन। ध्यान रखना दोस्तों, भूल ना जाना, रिएक्शन जरूर करके आना। तो ये एक रिएक्शन यहां हो गई। तो एक हमने एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से करी, एक इससे करी। आइए जरा अपनी PPT पे भी चलते हैं जो बनाई है बड़े कायदे से, और समझते हैं उससे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पक्का हो जाएगा उससे। देन फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। ठीक है। ये देखिए बेंजीन है, क्या खूबसूरती के साथ आया है बनता हुआ। आहा, क्या एरो निकल रहे हैं भैया, जबरदस्त हो रहा है दिमाग में, बढ़िया। Cl2 FeCl3, इसमें FeBr3 भी डाल सकते हैं ब्रोमीन के लिए। गजब। देखें है ना बच्चों। यहीं आपसे चलो एक चीज और पूछता हूं मजे से। मान लो अब ये रिएक्शन हो चुकी, एलाइलिक वालों के लिए पूछ रहा हूं। ये एलाइलिक हो गया हमारे पास, एलाइल है ना ये प्रोपीन, तो दिस इज एलाइलिक। अगर हम बात करें यहां पर एलाइल पोजीशन पे बनाना चाहते हैं, यहां पर मैंने डाल दिया SO2Cl2, तब भी मुझे एलाइलिक मिलेगा। एक चीज होती है NBS, ये है N ब्रोमो सक्सिनामाइड, NBS। ये एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कराता है। बस ऐसे याद रख लो, SO2Cl2 और NBS, ऐसे याद रख लो, है ना। रिएक्शन को जब आगे हम और कोई डिटेलिंग में आपका जो JEE में नीट में लूंगा, इनकी और एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी 12th बोर्ड के लिए इतना ठीक है। ठीक है। अब इसमें एक चीज मुझे इसकी हटानी पड़ेगी ताकि आप आराम से देख सकें। अब देखो ये I2HiO3 है ना, ये मैंने पहले भी समझाया था आपको ड्यूरिंग आयोडीनेशन। सैंडमेयर रिएक्शन, दिस इज बेंजीन डायाजोनियम को हैलाइड, N2Cl हो गया या N2H हो गया, देखो CuCl बन गया। गैटरमैन रिएक्शन, सिंपल, इससे काम खत्म। MCQ बताइए। बेंजीन ऑन क्लोरिनेशन गिव ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नन ऑफ दीज। ध्यान से सोच के, क्लोरिनेशन कौन सा है? क्लोरोबेंजीन। कितना टफ सवाल है। डायजोनियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद क्यूप्रस क्लोराइड, दैट इज CU2Cl2। सोचना ही नहीं है यार, क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट है। लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स। सिंपल एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। तो दूसरी चीज हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर ब्रांचिंग बढ़ गई तो एसोसिएशन कम हो गई, एसोसिएशन कम हो गई तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। क्या कहने का मतलब मेरा, देखो, मोर दी मॉलिक्यूलर मास, मास ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट
ज़्यादा होंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ब्रांचिंग हो गई, जैसे ये है ब्यूटेन, अब इन दोनों का मोलर मास सेम है बट यहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा है तो रिपल्शन का चांसेस ज़्यादा हो गया, तो फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। सिमेट्री ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होगा। डन है, सिंपल सी बात है, इसको ध्यान रखिए। Alkyl halides are colorless when pure. However, bromides and iodide develop color when exposed to light. Many volatile halo compounds have sweet smell. Nature of is alkyl halide is polar. क्यों? Slight negative, slight positive. This is polar. अभी बात करूंगा इसके बारे में अभी। Lower members are gases. Higher members are liquid or solid. Reason? अभी बताया था, मोलर मास बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ रही हैं, तो जो स्टेट ऑफ मैटर है वो सॉलिड की तरफ बढ़ रही है। क्लियर है, बहुत सिंपल बात है। पोलर नेचर, हेलो एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। ध्यान रखना, पोलर है, आईएमएफ यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी, एच बॉन्डिंग नहीं हो रही है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एच बॉन्डिंग नहीं कर सकते, उसको मत पेल देना, ठीक है। ब्रांच अल्काइलाइड के लो हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करें, डेंसिटी इज ग्रेटर देन H2O, डेंसिटी इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। कॉमन सी बात है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, बट फिर भी पॉइंट लिखा है मैंने। हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन H2O और हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, ना व्हाई दे आर स्लाइटली सॉल्युबल, एंड जनरली स्लाइटली सॉल्युबल कर रहा हूं तो HF की बात कर रहा हूं, है ना, HF वाले केस में कह रहे हो, बाकी सब तो जनरली इनसॉल्युबल है। ध्यान से रखना ये चीज, ये बता चुका हूं मैं, बट फिर भी मास ज्यादा है तो ज्यादा है, ये नोट करो। हेलोरीन्स में कलरलेस लिक्विड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनसॉल्युबल वाटर बस सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि होनी ही है भाई। लाइक डिसॉल्व्स, लाइक वाला केस है, खत्म। अब ध्यान से अरेंज करना, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो उसको। सॉल्व कर लिया होगा, पहले का आंसर देखेंगे। ऑब्वियसली बात है बच्चों, ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, हेलोफॉर्म्स होते हैं लाइक CH, Cl3 या CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। सबसे ज्यादा इसका मास है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का है, फिर इसका है, फिर इसका है, सबसे कम इसका है, यही है। सो क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमो, ब्रोमोफॉर्म, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। डन, सही था आपका? कोई गड़बड़ थी तो चेक करो, फिर से देखो, मैंने बता दिया मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो एसोसिएशन बढ़ेगी। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, ये सेकंड वाले का हो गया। आइसोप्रोपाइल में ब्रांचिंग थी ना बेटा, 1 क्लोरोप्रोपेन में ब्रांचिंग नहीं थी और 1 क्लोरोब्यूटेन सबसे बड़ा था। क्लियर है? MCQs ध्यान से देखो, इज इट ट्रू? क्या सही है इसमें? थिंक अबाउट इट, वीडियो पॉज करो, सोचो। ऑब्वियसली बात है, ऑल ऑफ दीज। चलिए बताइए, मीथेन, क्लोरोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड, अमोनिया। पॉज करो वीडियो, बताओ। ऑब्वियसली मोलर मास सबसे ज्यादा, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। अब इसको हम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में, एनसीईआरटी से लास्ट में दे रखा है, हम इसको वहां डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। बच्चों अब देखो, अब हम बढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी अब हम बात करेंगे SN1, SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शंस की। फिर हम कुछ और रिएक्शन लाइक वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शंस की बात करेंगे। देन हम
कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड देखते हैं। पोलर है बॉन्ड, मोर बिकॉज हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलर। इसको आराम से नोट बनाइए, क्योंकि ये आपको इन्हीं लेक्चर में नोट्स बनाने हैं, ये मेहनत आपको करनी है। क्लियर? आइए अब आगे देखते हैं वन बाय वन। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड एनर्जी, पोलैरिटी एंड इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना कम हो जाएगा। तो अब एक चीज़ सोचो, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हुआ? देखो यार, आप एक पतला आदमी है, उसको झप्पी पा रहे हो, जादू की झप्पी दे रहे हो, और एक मोटा आदमी है भाई साहब मेरी तरह, है ना, उसको जादू की झप्पी दे रहे हो, तो उसकी तोन बीच में आ जाएगी, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा बॉन्ड वीक होता जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, क्योंकि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मूव डाउन द ग्रुप, atomic size increases and because of this हमारा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, बॉन्ड लेंथ क्लियर। एक बार इसको साफ कर देता हूं, आराम से इसको नोट करो। जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज़्यादा इनके अंदर पोलर नेचर यानी कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, चार्जेस ज़्यादा है, उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, क्योंकि आप कार्बन के साथ बात कर रहे हैं ना, तो कार्बन की तो बेचारे की वही रहेगी। अब कार्बन के साथ F है, कार्बन के साथ Cl है, कार्बन के साथ Br है, कार्बन के साथ I है, तो डिपेंड एक्चुअली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हो रहा है। कार्बन तो कॉमन फैक्टर है ना सब में। अब बताओ, नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, बॉन्ड पोलैरिटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो अभी तक हमने जो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था वो यही चल रहा था। वैसे भी हम फ्लोरीन की बात नहीं कर रहे हैं किसी भी रिएक्शंस के अंदर, तो यही लेके चलो, ठीक है, डन है। ये मैंने दे रखा है आपको डेटा, बट बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं है, ये आपने समझ लिया है मेरे साथ, ठीक है। एमसीक्यूज पे आते हैं। द नेचर ऑफ आरएक्स बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड्स इज, अब माइंड में आ जाना चाहिए कि सर पोलर की बात करेंगे। डन। एज वी ग्रो फ्रॉम F to I, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हैलोजन क्या हो जाएगी? अब भी सोच रहे हो? सवाल ऐसे ही आने, इसलिए मैं दे रहा हूं, अब भी सोचना पड़ेगा, ऑप्शन चाहिए इसमें। चलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये सारे एमसीक्यूज आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए आप देखेंगे इन्हीं में से। बता दो जल्दी, बताओ जल्दी। डी। अच्छा ये तो हम करें। तो आइए अब केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, यानी अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। बच्चों आपके सिलेबस में हम दो तरह के पढ़ते हैं। पहली बात तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ क्या? मान लीजिए आपके पास C2H5Cl था, आपने डाल दिया एक्वस KOH, यहां पर इस OH माइनस ने इस Cl माइनस को रिप्लेस कर दिया और मुझे मिला C2H5OH, एल्कोहलेशन रिएक्शन। बट आप ध्यान से देखिए, OH माइनस ने Cl माइनस को
रिप्लेस किया, यानी सब्स्टिट्यूट किया। मैंने ये ऑलरेडी बताया कि एक्चुअली ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस ने दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यानी यही तो हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एब्रीविएटेड एज एसएन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान क्या देना है, जरा ये देखिए। अब सबसे पहले जब भी आपको कुछ भी दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है और आपसे कह दिया है कि भैया यहां पर हमने OH- डाला है। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, मतलब KOH डाला था, K ने Cl को अपनी तरफ बुलाया है और रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराया है। अब यहां क्या क्या होना शुरू हो रहा है, Cl धीरे धीरे निकलेगा, धीरे धीरे। OH- अब फ्रंट से तो अटैक नहीं कर सकता। ध्यान से देखो, तुम्हारा कोई एक फ्रेंड है, तुम्हारे घर आता है और तुम्हारा वक्त बर्बाद करता है। गेम की बातें, कुछ और बातें, फालतू फंड की कुछ डिस्कशन, ये बात तुम्हारे पिताजी को मालूम हो गई। नाउ ही वांट्स कि तुम उससे दूर रहो। अब पिताजी क्या करेंगे, पिताजी मान लीजिए ये पिताजी हैं, ये आप हैं, ये वो आपका दोस्त है। पिताजी आपके फादर ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं, ये फ्रंट गेट से निकल रहे हैं। फ्रंट गेट से तो अब नहीं आ सकता, वो तो अब लेट्स से पीछे से आने की सोचेगा। फ्रंट गेट से नहीं आ पा रहा, मतलब घर के मुख्य दरवाजे से वो घुस नहीं सकता, तो पीछे से आना चाहेगा। पीछे देखिए ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3, इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। घर का जो बैक डोर है वहां पर भी दादा दादी बैठे हैं, उनको ही पता है कि यही वो बच्चा है जो मेरे पोते को परेशान कर रहा है, तो वो नहीं आने देंगे। अब आपका दोस्त फ्रंट साइड से नहीं आ पा रहा, बैक साइड से नहीं आ पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। अब वो आपके घर से कुछ दूर बैठ के इंतजार करेगा कि कब आपके पिताजी पूरी तरीके से वहां से बाहर चले जाएं और फिर वो आपके घर आ सके। ध्यान दीजिए, यहां पर दो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एक होता है जाने वाला न्यूक्लियोफाइल, इसे कहते हैं लिविंग ग्रुप, LG। जैसे अभी मोबाइल की दुनिया से LG ने नमस्ते कर दिया, चल दिए वो, तो वो लिविंग ग्रुप हो गए। और ये है अराइविंग ग्रुप, AG, आने वाला ग्रुप। जो आने वाला ग्रुप है कुछ नहीं कर पा रहा, बस इंतजार कर रहा है कि कब ये जाने वाला चला जाए। अब ये जाने वाला जाएगा, यहां पर एक बढ़िया कार्बोकटायन बन जाएगा। इस केस में बच्चों आप जानते हैं ये टर्शरी कार्बन था, तो ये टर्शरी कार्बोकटायन बना है। और एज वी ऑल नो, क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकटायन बना है, तो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है। 9 अल्फा H है, हाइपर कंजुगेशन से अच्छी है, 3 3 6 3 9। उसके साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी अच्छा है, बट फिलहाल हमें ये मालूम है कि ये स्टेबल है ना। और ये Cl- यहां पर निकल गया है। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2, यहां पर अब ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल आने वाला है वो मेरे इस बने हुए कार्बोकटायन पे अटैक करेगा, क्योंकि फ्रंट गेट खाली है, पिताजी जा चुके हैं, और मुझे अल्कोहल मिल जाएगा।
जब देखो फ्रंट अटैक तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रंट अटैक में तो पिताजी जा ही रहे हैं, तो जब तक वो चले नहीं जाएंगे तब तक फ्रंट अटैक नहीं हो सकता। रिएक्शन का डिसाइडिंग फैक्टर होगा बैक अटैक, बैक अटैक हो पा रहा है या नहीं। अगर बैक अटैक नहीं हो पा रहा तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं कर पा रहा, उसे बस वेट एंड वॉच करना होगा। वो रुकेगा और वेट करेगा कब ये कहानी बढ़िया से सेटल हो जाए। तो स्टेप 1 में मेरे पास जाने वाला न्यूक्लियोफाइल था और स्टेप 2 में मेरे पास आने वाला न्यूक्लियोफाइल था। ध्यान दीजिए, एट ईच स्टेप ओनली वन nucleophile is present. In step 1, leaving group. In step 2, arriving group. Hence, this mechanism is known as nucleophilic substitution reaction unimolecular। यूनि माने 1, मॉलिक्यूलर माने 1, यूनि माने 1, मॉलिक्यूलर माने न्यूक्लियोफाइल जब मॉलिक्यूल था वो, तो ओनली 1 न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप, सो दिस इज SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। दोबारा बोलो मेरे साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर है दोस्तों? क्या होता अगर बैक अटैक पॉसिबल होता? तो मीन्स, अब देखना, अब मेरे पास ये एक प्राइमरी हैलाइड है जिससे हेलोजन लगा है, वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ध्यान से देखो बच्चों, गलती मत करना, ध्यान से देखो। अब मेरा जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वही एक्वस केवच है। एक बात तो तय है कि फ्रंट अटैक तो यहां भी नहीं होगा। देखो फ्रंट से Cl माइनस निकल रहा है, Cl माइनस और OH माइनस में एक जबरदस्त रिपल्शन हो सकता है, तो ये फ्रंट साइड से तो नहीं जा सकता। अब इसने क्या सोचा कि चलो बैक से अटैक करते हैं, बैक अटैक। ध्यान से देखना दोस्तों, अब जब ये बैक अटैक हो रहा है ना, यहां पर जब ये बैक अटैक हो रहा है तो ये तो हल्के हल्के ग्रुप हैं, हाइड्रोजन, ये फ्लिप कर जाएंगे। बेचारा अकेला मिथाइल जो ग्रुप है ये भी क्या कर लेगा, ये भी फ्लिप कर जाएगा। और ये जो क्लोरीन था ये तो धीरे धीरे से जा ही रहा था, और ये जो आने वाला ग्रुप था ये लगता जा रहा था। ध्यान देना, जैसे जैसे OH लग रहा है वैसे वैसे Cl जा रहा है। दिस इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। और यहां पर ये एक, ध्यान से देखना, कार्बन के 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये हो नहीं सकता। दिस इज एक्चुअली अ ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज एक्चुअली अ ट्रांजिशन स्टेट। अब ध्यान देना, SN1 के अंदर हमारे पास ये इंटरमीडिएट था, और SN2 में हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट। डन है, बैक अटैक हो गया, ये बन गया, फिर Cl बाहर हो गया, और अब जो नया बना मेरे पास मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना बच्चों, जब शुरू हुआ था तो मेरा सबस्ट्रेट यानी जो R था, ये रहा मेरा R, और न्यूक्लियोफाइल था, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे थी।
कन्फिग्रेशन यानी स्ट्रक्चर था। ये पानी की बोतल मेरे सामने रखी है ना, आफ्टर द प्रोसेस ये मेरे पीछे हो जाए, है ना, तो कन्फिग्रेशन यहां पर रिवर्स हो जाएगी। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कन्फिग्रेशन रिवर्स हो गई, इनवर्स हो गई। तो दिस इज इन्वर्जन। SN2 में, यहां पर SN2 कहेंगे इसे क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप पर हैं। As both the nucleophile present at a single step, so this is SN2, that is nucleophilic substitution बायोमोलिकुलर। ठीक है, और ये जो इन्वर्जन हुआ है इसका एक पर्टिकुलर नाम है बच्चों, यहां होता है वॉल्डन इन्वर्जन। क्लियर है? तो ये आपने यहां पर पढ़ लिया। SN2 में और SN1 में ये एक चीज आ गई। SN1 में एक चीज ध्यान रखना, यहां बनता है रेसिमिक मिक्सचर। वो क्यों बनता है, जरा इस स्टेप को ध्यान से देखो। स्टेप 2 में आने से पहले मेरा जो कार्बोकेटायन बना था, जो स्टेबल कार्बोकेटायन था, वो ऐसे भी रह सकता है, और या इस प्लस को लेने के लिए ये सारे घूम सकते हैं, ऐसे ही बन सकता है। तो आने वाला OH यहां भी लग सकता है और यहां भी। अच्छा, पहले भी एक था मेरे कहानी, ध्यान से देखो, पहले भी सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल था, इस केस में भी सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल है, जो जहां था वहीं है, यानी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन किया है, तो दिस इज नोन एज रिटेंशन। यहां पर इन्वर्जन हो गया है, उल्टा हो गया है। 50% चांस है रिटेंशन के और 50% चांस है इन्वर्जन के। 50% चांस है रिटेंशन, जो जहां था, जहां सबस्ट्रेट था, जैसे यहां पर था, पानी की बोतल पहले भी आगे थी, अब भी आगे है, तो रिटेंशन। पीछे हो जाए तो इन्वर्जन। 50% चांसेस हैं। इसकी वजह से देखो होता क्या है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वहां पर प्लेन पोलराइज लाइट आप पढ़ते हैं। जो प्लेन पोलराइज लाइट है, अभी कोई बहुत नहीं जानना, अगर इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, 12th में इतना नहीं आ रहा तुम्हारे इस NCERT के हिसाब से। इतना ध्यान रखो कि प्लेन पोलराइज लाइट है, एक सिंगल लाइट है, यानी मान लो जैसे लेट से ये अपना कोई भी है, मान लो मिस्टर A चले आ रहे हैं तन्हा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, सीधे आदमी। एक मिस्टर B थे, वो आए और उन्होंने उनको पुश किया, तो A डाइवर्ट हो गए अपने इस लाइन से, बट सीधे आदमी डाइवर्ट होके चलते रहे। अब इतना डिविएशन हो चुका है इनके पास, B को मजा नहीं आया, शरारती तत्व है ये भाग के यहां पहुंच गया, फिर धक्का दिया, धक्का देने वाला सेम है, तो धक्के की फोर्स भी सेम रहेगी, तो ये वापस यहां आ गए और फिर चलना शुरू कर दिया। अब ध्यान से देखो, जो नेट डेविएशन था, जो ये था, वो तो 0 हो गया, क्योंकि जहां थे उसी लाइन पे वापस आ गए। तो इसमें सीधी सी बात है, 50% रिटेंशन करने वाला है, तो एक तो कन्फिग्रेशन इसकी हो गई, प्लस 50% इन्वर्जन करने वाला है, तो नेट डिविएशन क्या होगा, 0। तो नो नेट डिविएशन। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं बच्चों रेसिमिक मिक्सचर। बस ये ध्यान रखना, कुछ एक टर्म है जो ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि एनांटियोमर्स वगैरह, उस पर और बताऊंगा, भी डिटेल लूंगा, लेकिन इसमें खाली ये ध्यान रखना। तो SN1 SN2 हो गया। अब इसके ऊपर सवाल करेंगे फटाफट, SN1 SN2 के ऊपर केमिकल रिएक्शन अगले लेक्चर में खत्म कर लेंगे। आज जो पढ़ाया है आई होप सब कुछ क्लियर होगा, है ना। एक बार इसको रिवाइज कर लो, अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म करा दूंगा, फिर पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स खत्म करा दूंगा, यानी अगले लेक्चर में हमारा हेलोजन डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पे। इस चैप्टर की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है तो बढ़िया रहेगा।
NCERT के सारे आपके सॉल्यूशन वीडियो आपके पास यहाँ मिल जाएंगे आपको, वो आप देखिए आराम से। और उसके बाद फिर हम चलेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर एंड देन विल स्टार्ट विथ फिजिकल केमिस्ट्री, यानी सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो बच्चों फटाफट आज तक के सारे लेक्चर को देखो, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बच्चों।